क्या होता अगर सिकंदर भारत पर कब्जा कर लेता? क्या होता अगर सिकंदर ने भारत के सभी राजाओं को हरा दिया होता? क्या होता आज का दौर अगर सिकंदर राज करता भारत पर? इमेजिन करो, साल है 326 ईसा पूर्व। ग्रीस की धरती से एक तूफान उठता है। एक ऐसा नौजवान जिसके पास न तो कोई बहुत बड़ा साम्राज्य था और न ही अपार दौलत, लेकिन उसके पास एक सनक थी पूरी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की। वो जहां से गुजरता वहां के नक्शे बदल जाते। उसने पर्शिया के महान राजा दारा को धूल चटाई, मिस्र के पिरामिडों पर अपना झंडा फहराया और इतिहास ने उसे नाम दिया अलेक्जेंडर द ग्रेट, यानी महान सिकंदर। दुनिया का कोई राजा, कोई सेना, कोई दीवार उसे रोक नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही ये अजय तूफान भारत की सरहद पर यानी सिंधु नदी के किनारे पहुंचता है, अचानक इसके कदम थम जाते हैं। इसके अजय होने का भ्रम ऐसा टूटता है कि इसकी विशाल सेना रोते हुए वापस भागने पर मजबूर हो जाती है। बचपन से स्कूल की किताबों में हमें एक घिसा पिटा झूठ पढ़ाया गया कि सिकंदर के सैनिक थक गए थे, उन्हें घर की याद आ रही थी, इसलिए वे वापस लौट गए। सोच कर देखो, जो सैनिक 10 साल से लगातार 5000 किलोमीटर पैदल चलकर लड़ते हुए आ रहे थे, क्या वो भारत की सीमा पर आकर अचानक भावुक हो गए? बिल्कुल नहीं। सच तो यह है कि भारत की सीमा पर सिकंदर का सामना किसी सेना से बाद में हुआ। पहले उसका सामना तक्षशिला के एक साधारण दिखने वाले ब्राह्मण से हुआ। उनका नाम था आचार्य चाणक्य। आज अगले 20 मिनट के लिए अपने सीट की पेटी बांध लो, क्योंकि आज हम इतिहास के उस सबसे बड़े माइंड गेम का पर्दाफाश करने वाले हैं जहां बिना एक भी तीर चलाए दुनिया के सबसे क्रूर विजेता को भारत के बाहर से ही खदेड़ दिया गया। इस खेल को समझने के लिए पहले बोर्ड की स्थिति को समझना होगा। उस समय का भारत आज जैसा अखंड भारत नहीं था। ये छोटे छोटे राजाओं और रियासतों का एक बिखरा हुआ समूह था। तक्षशिला का राजा आम्भी, अभिसार का राजा और पंजाब के राजा पोरस, ये सब एक दूसरे के खून के प्यासे थे। कूटनीति का पहला नियम कहता है, जब घर के लोग आपस में लड़ते हैं तो चोर हमेशा फायदा उठाता है। सिकंदर इसी फूट का फायदा उठाकर भारत में घुसने की प्लानिंग कर रहा था। उस समय भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था मगध। मगध के पास दुनिया की सबसे बड़ी सेना थी, लेकिन उस गद्दी पर बैठा था धनानंद, नंद वंश का आखिरी शासक। धनानंद एक ऐसा राजा था जिसे प्रजा के दुख से कोई मतलब नहीं था। उसने चमड़े पर, नमक पर, यहां तक कि शमशान की लकड़ियों पर भी भारी टैक्स लगा रखा था। जनता त्राही त्राही कर रही थी और धनानंद महल में बैठकर अय्याशी कर रहा था। तक्षशिला विश्वविद्यालय के राजनीति के आचार्य चाणक्य ने जब देखा कि सिकंदर गांधार तक पहुंच चुका है, तो वे अपनी कुटिया छोड़कर सीधे मगध के राजा धनानंद के दरबार में पहुंचे। चाणक्य ने दरबार में गरजते हुए कहा, राजन, यवन आक्रमणकारी हमारी सरहद पर खड़ा है। अपनी आपसी दुश्मनी भूलो, टैक्स कम करो और भारत की सुरक्षा के लिए अपनी सेना को उत्तर पश्चिम सीमा की तरफ भेजो। धनानंद, जो शराब के नशे में धुत था, जोर से हंसा। उसने कहा, एक दरिद्र ब्राह्मण मुझे राजनीति सिखाएगा? सैनिकों, इस काले कुरूप ब्राह्मण को धक्के मारकर बाहर निकालो। सैनिकों ने चाणक्य का अपमान किया और उन्हें घसीटते हुए दरबार से बाहर फेंक दिया। इसी खींचतान में चाणक्य की शिखा खुल गई। दरबार की सीढ़ियों पर खड़े होकर चाणक्य ने मगध के सम्राट की आंखों में आंखें डालकर वो ऐतिहासिक कसम खाई जिसने भारत का भाग्य बदल दिया। उन्होंने कहा,
धनानंद, याद रख, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण दोनों उसकी गोद में पलते हैं। जब तक तेरे इस घमंडी साम्राज्य का समूल नाश करके एक अखंड भारत की स्थापना नहीं कर दूंगा, ये शिखा नहीं बांधूंगा। दरबार से निकलने के बाद चाणक्य के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। धनानंद को हराने के लिए उन्हें समय चाहिए था और एक योग्य राजा की तलाश थी। लेकिन सिकंदर के पास समय था। वो किसी भी वक्त व्यास नदी पार करके मगध पर हमला कर सकता था। चाणक्य जानते थे कि अगर सीधी सैन्य लड़ाई हुई तो भारत के बिखरे हुए राज्य सिकंदर की उस ग्रीक सेना के सामने टिक नहीं पाएंगे जो फैलेंक्स में माहिर थी। इसलिए चाणक्य ने इतिहास का सबसे क्रूर और शातिर हथियार निकाला, मनोवैज्ञानिक युद्ध। उन्होंने सिकंदर के सैनिकों के दिमाग में डर का ऐसा वायरस डाला जिसका कोई इलाज नहीं था। चाणक्य ने अपने सबसे वफादार और ट्रेंड जासूसों को भेष बदलकर सिकंदर की सेना में शामिल करवा दिया। कोई ज्योतिषी बन गया, कोई व्यापारी, कोई साधु। इन जासूसों ने ग्रीक सैनिकों के बीच जाकर अजीब अजीब कहानियां फैलानी शुरू की। उन्होंने कहना शुरू किया, भारत कोई आम जमीन नहीं है, ये देवभूमि है। यहाँ की नदियों में, यहाँ के जंगलों में देवताओं का वास है। अगर कोई विदेशी सेना इस पवित्र धरती पर कदम रखती है तो भारत के रुष्ट देवता अदृश्य होकर उन पर प्रहार करते हैं। यूनानी सैनिक अंधविश्वासी थे। शुरुआत में उन्होंने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर चाणक्य ने अपनी रणनीति के जरिए इन कहानियों को सच साबित करना शुरू किया। चाणक्य की इस जासूसी थ्योरी को आज के समय में बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी कहा जाता है। चाणक्य को आयुर्वेद और विश्व विज्ञान का अगाध ज्ञान था। उनके जासूसों ने यूनानी सेना के रसद और पानी के स्रोतों में एक विशेष प्रकार का धीमा जहर मिलाना शुरू कर दिया। इस जहर की खासियत ये थी कि ये इंसान को तुरंत नहीं मारता था। इसे खाने के 3-4 दिन बाद सैनिक के शरीर पर दाने निकलने लगते, उसे तेज बुखार आता और धीरे धीरे उसके अंग काम करने बंद कर देते। यूनानी डॉक्टरों के पास इस बीमारी का कोई जवाब नहीं था। सैनिकों के बीच हाहाकार मच गया। उन्हें लगा कि जो बात भारतीय साधुओं ने कही थी वो सच है। भारत के देवता हमसे नाराज हैं और हमें श्राप दे रहे हैं। इतना ही नहीं, चाणक्य के जासूस रात के सन्नाटे में यूनानी कैंपों के आसपास जंगलों में अजीबोगरीब आवाजें निकालते, भयंकर आकृतियां बनाते और आग के ऐसे करतब दिखाते जिससे यूनानियों को लगता कि सचमुच कोई भूतिया या दैवीय शक्तियां उन पर नजर रख रही है। इसके साथ ही जासूसों ने एक और अफवाह फैलाई कि आगे जो मगध साम्राज्य है उसके राजा के पास ऐसी तांत्रिक शक्तियां हैं कि वो आसमान से आग की बारिश करवा सकता है और उसके पास 6000 ऐसे मतवाले हाथी है जो पूरी यूनानी सेना को चंद मिनटों में पैरों तले कुचल देंगे। जो सेना खुद को अजेय समझती थी, उसका आत्मविश्वास अब रसातल में जा चुका था। दिमागी तौर पर कमजोर हो चुकी सेना जब आगे बढ़ी तो उसका सामना हुआ पंजाब के राजा पोरस से। इतिहास में इसे बैटल ऑफ हाइडेस्पिस कहा जाता है। राजा आम्भीक की तरह पोरस ने घुटने नहीं टेके। पोरस की कद काठी और उनका हौसला देखकर सिकंदर भी हैरान था। उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। झेलम नदी के किनारे की जमीन दलदली हो चुकी थी, जिससे सिकंदर के तेज तर्रार घुड़सवारों और रथों की रफ्तार धीमी हो गई। और तभी पोरस ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को मैदान में उतारा, युद्ध के हाथी। यूनानी सैनिकों ने अपनी जिंदगी में कभी हाथियों से युद्ध नहीं किया था। उन विशालकाय जानवरों को देखकर ग्रीक सेना में भगदड़ मच गई। हाथियों ने यूनानी सैनिकों को अपनी सूंड में उठाकर पटका और अपने पैरों तले पिस दिया। भले ही
ग्रीक इतिहासकारों ने अपनी किताबों में सिकंदर को इस युद्ध का विजेता बताया हो, लेकिन सच ये है कि इस युद्ध ने सिकंदर की सेना की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। पोरस के एक छोटे से राज्य ने सिकंदर के हजारों बेहतरीन सैनिकों और सबसे प्यारे घोड़े बुकेफालस को मौत के घाट उतार दिया था। इस युद्ध के पीछे की चाणक्य की कूटनीति थी, जिन्होंने पोरस को गुप्त संदेश भेजकर यूनानी सेना की कमजोरियों के बारे में आगाह किया था। जेलम के युद्ध ने सिकंदर के सैनिकों को यह साफ ट्रेलर दिखा दिया था कि अगर भारत का एक छोटा सा राज्य हमारा यह हाल कर सकता है, तो आगे व्यास नदी पार करने के बाद मगध की जो 2 लाख परमानेंट सेना खड़ी है वो हमारा क्या हश्र करेगी। झेलम के युद्ध के बाद जब सिकंदर ने अपनी सेना को व्यास नदी पार करने के आदेश दिए, तो इतिहास में पहली बार सिकंदर की अजय सेना ने अपने ही राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने आगे कदम बढ़ाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम राजा के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन देवताओं और राक्षसों से नहीं लड़ सकते। हम मगध की उस विशाल सेना के सामने नहीं जाएंगे जिसके खौफ से हमारी रात की नींदें उड़ चुकी है। सिकंदर ने अपनी सेना को बहुत समझाने की कोशिश की, उन्होंने लालच दिया, जोश जगाने की कोशिश की, लेकिन चाणक्य का साइकोलॉजिकल वायरस यूनानी सैनिकों के दिमाग में इतनी गहराई तक बैठ चुका था कि सिकंदर पूरी तरह बेबस हो गया। पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखने वाला महान विजेता भारत के एक शिक्षक की बुद्धि के सामने घुटने टेक चुका था। सिकंदर को भारी मन से वहीं से अपनी सेना को वापस मोड़ने का हुक्म देना पड़ा और लौटते वक्त रास्ते में ही गहरे अवसाद, मानसिक तनाव और उसी धीमे जहर के प्रभाव के कारण बेबीलोन में मात्र 32 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मौत हो गई। दोस्तों, इतिहास हमेशा तलवारों और जंग जीतने वाले राजाओं की तारीफ करता है, लेकिन वो उस मस्तिष्क को भूल जाता है जो पर्दे के पीछे से पूरी बाजी पलट देता है। सिकंदर को किसी बड़ी सेना ने नहीं, बल्कि चाणक्य की रणनीति, कूटनीति और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर ने हराया था। आज के इस 2026 के कॉम्पिटिटिव कलयुग में भी यही नियम लागू होता है। आपके सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, आपका कॉम्पिटिटर कितना भी अमीर या पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपकी स्ट्रेटजी सही है, अगर आपका माइंडसेट मजबूत है, तो आप किसी भी सिकंदर को घुटनों पर ला सकते हो। अपनी शारीरिक ताकत से ज्यादा अपनी मानसिक ताकत पर भरोसा रखना सीखो। अगर आप आज इस डिजिटल दुनिया के मोहरे नहीं, बल्कि चाणक्य की तरह मास्टरमाइंड बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो जिंदगी की मुश्किलों से जल्दी हार मान जाते हैं। चाणक्य की ये रणनीति आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अपनी सोच का सॉफ्टवेयर हमेशा अपडेट रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।